एक ऐसा मंक जिसकी एक मुस्कान दुनिया को सुकून देती है, और उसी मंक से दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पावर चाइना डरती है। जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर शांति का संदेश दिया, उसके सिर पर भी कभी गोली चलने का खतरा था। तो आखिर दलाई लामा की कहानी क्या है? कैसे वो तिब्बत से निकल के इंडिया आए? क्यों चाइना उनसे अब तक डरता है? और सबसे बड़ा सवाल, उनके बाद क्या दलाई लामा का अंत हो जाएगा? इस वीडियो में आपको मिलेगी पूरी कहानी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नाइनटीन 1935 तिब्बत के एक छोटे से गांव ताक्सर में एक लड़का पैदा हुआ। नाम दिया गया लामो दोनतुप। एक सिंपल फार्मिंग फैमिली, बिल्कुल आम जिंदगी थी। लेकिन जब वो सिर्फ 2 साल के थे, तिब्बत के सीनियर मंक्स और एस्ट्रोलॉजर्स को एक विजन आया कि उनके दलाई लामा का पुनर्जन्म मतलब रीइंकार्नेशन हो चुका है। तो वो टीम निकल पड़ती है साइंस, सिंबल्स और डिवाइन इंडिकेशंस ढूंढने। इस प्रोसेस को बोला जाता है रीइंकार्नेशन आइडेंटिफिकेशन रिचुअल। मंक्स को कुछ स्पेसिफिक ड्रीम्स और लामो लात्सो लेक के विजन्स मिलते हैं, जहां उन्हें क्यूज मिलते हैं कि नया दलाई लामा कहाँ होगा। वो जब लामो दोनतुप के गांव पहुंचे, उन्होंने बचपन में ही उनसे पुराने दलाई लामा के पर्सनल आइटम्स चूज करवाए। कई छोटी मोटी चीज़ें उनके सामने रखी गई, और जब उन्होंने सही सामान बिना घबराए पहचान लिया, तो मंक्स को कंफर्मेशन मिल गया, यही है हमारे नए दलाई लामा। फिर उनका नाम ऑफिशियली बदला गया एज तेंजिंग ग्यात्सो। ये नाम उनको दिया गया जब उन्हें फॉर्मली 14th दलाई लामा डिक्लेयर किया गया। बस फिर क्या था, छोटी सी उम्र में ही उनका एजुकेशन स्टार्ट हो गया। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, फिलॉसफी, संस्कृत, डिबेट, लॉजिक, सब कुछ सिखाया गया। सोचिए कितना बड़ा प्रेशर होगा जब आप 5 साल के हों और दुनिया आपको गॉड का अवतार माने। लेकिन दलाई लामा की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। 1950s में चाइना की रेड आर्मी ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। उन्होंने तिब्बत को अपना हिस्सा बना लिया और एक पीसफुल लैंड को ब्लडशेड का मैदान बना दिया। 1959 में तिब्बत में लोगों ने चाइना के खिलाफ जोरदार अपराइजिंग शुरू की। तिब्बतन लोग खड़े हो गए चाइनीज ऑक्यूपेशन के खिलाफ, लेकिन चाइना ने इसका जवाब दिया ब्रूटल फोर्स के साथ, टैंक्स, सोल्जर्स और ओपन फायर। हजारों लोगों की जान चली गई और दलाई लामा तक को मारने की धमकियां मिलने लगी। वो समझ गए कि अगर तिब्बत में रहे तो उनकी जान कभी भी जा सकती है। तभी उन्होंने एक एस्केप प्लान बनाया, चाइना की आर्मी को चकमा देने का। मार्च 17, 1959 बिना किसी को बताए दलाई लामा ने डिस्गाइज पहना, तिब्बतन आर्मी यूनिफॉर्म, और साथ में सीनियर कैबिनेट मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स एंड बॉडीगार्ड्स चुपके से निकल पड़े। पर यह सफ़र आसान नहीं था। उनका रास्ता बर्फ़ से भरे पहाड़ों से गुजरता था। उन्हें रास्तों में ऐसे इलाकों से गुजरना पड़ा जहाँ तिब्बत के गुरिल्ला फाइटर्स मौजूद थे। हर कदम पर खतरा था, क्योंकि चाइनीज़ आर्मी की पेट्रोल्स लगातार तलाश में थी। प्रॉपर मैप्स भी नहीं थे। उन्हें सिर्फ लोकल रेजिस्टेंस फाइटर्स और प्राचीन बुद्धिस्ट प्रेयर्स का सहारा था, जो उन्हें रास्ता दिखाते। 13 दिन तक ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, और आखिरकार 31 मार्च 1959 को दलाई लामा और उनकी टीम ने मैकमोहन लाइन क्रॉस कर ली, जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। वहाँ आसाम राइफल्स के इंडियन सोल्जर्स ने उनका वेलकम किया। अगले दिन इंडियन ऑफिशियल्स ने फॉर्मली उनका चोटांगमू पोस्ट पर स्वागत किया और उन्हें ले गए हिस्टोरिक तावंग मॉनेस्ट्री, एक ऐसी जगह जो तिब्बत से कल्चरल और स्पिरिचुअल कनेक्शन रखती है। इस दौरान पीएम जवाहरलाल नेहरू पर भी ज़बरदस्त प्रेशर था। दलाई लामा को असाइलम देना काफ़ी सेंसिटिव डिसीजन था, क्योंकि वो चाइना को प्रोवोक करना नहीं चाहते थे। लेकिन 3 अप्रैल 1959 को नेहरू जी ने ऑफिशियली कंफर्म किया, दलाई लामा को इंडिया ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर शरण देगा। और यहीं से शुरू हुई उनकी एग्जाइल की ज़िंदगी। दलाई लामा ने कभी भी वायलेंस को सपोर्ट नहीं किया। उनका कहना है कि उनका मकसद तिब्बत को चाइना से अलग करना यानी फुल इंडिपेंडेंस लेना नहीं है। वो सिर्फ चाहते हैं कि तिब्बत को एक स्पेशल स्टेटस दिया जाए, जहाँ तिब्बत अपने कल्चरल, रिलीजियस
और इंटरनल मैटर्स खुद कंट्रोल करे। इसको कहते हैं ऑटोनॉमी। यानी आप ऑफिशियली चाइना का पार्ट रहेंगे, लेकिन आपको अपने धर्म, कल्चर और डेली गवर्नेंस का अधिकार मिलेगा। दलाई लामा इसको बोलते हैं मिडिल वे अप्रोच, जिसमें ना तो पूरा अलग होना है, ना ही चाइना की पूरी कंट्रोल को एक्सेप्ट करना है, एक बीच का रास्ता। आज भी चाइना के लीडर्स जब दलाई लामा का नाम सुनते हैं उनका बीपी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि दलाई लामा सिर्फ मंक नहीं, तिब्बत की आइडेंटिटी है। चाइना को लगता है कि जब तक वो जिंदा हैं, तिब्बत के इंडिपेंडेंस का स्पार्क जिंदा रहेगा। इसी वजह से चाइना उनके नाम से डरता है और ये भी कह चुका है कि अगला दलाई लामा वो खुद तय करेंगे। आज वो 90 ईयर्स के हो चुके हैं, हेल्थ कंसर्न्स भी हैं। अब बड़ा सवाल है उनके बाद क्या? कौन होगा 15th दलाई लामा? चाइना बोलता है अगला दलाई लामा वो सेलेक्ट करेंगे, पर टिबेटन्स बोलते हैं ये हमारा धार्मिक प्रोसेस है, कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं। लेकिन अब दलाई लामा ने खुद चाइना को एक क्लियर मैसेज भेज दिया है। इसमें उन्होंने बोला मेरा इंस्टीट्यूशन ख़त्म नहीं होगा, दलाई लामा की परंपरा कंटिन्यू रहेगी, और सबसे बड़ी बात, सिर्फ हमारे गादेन फोद्रांग ट्रस्ट को डिसाइड करने का अधिकार है कि अगला दलाई लामा कौन होगा। चाइना का इसमें कोई हक नहीं। अपने पुनर्जन्म का फैसला टिबेटन ट्रेडिशंस के हिसाब से होगा और उनका सक्सेसर फ्री वर्ल्ड में पैदा होगा, चाइना में नहीं, क्योंकि वहाँ रिलीजियस फ्रीडम है ही नहीं। देखा जाए तो ये चाइना के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज है, क्योंकि चाइना खुद भी कह चुका है कि दलाई लामा का सक्सेसर गोल्डन अर्न प्रोसेस से होगा, जो कि चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। लेकिन दलाई लामा ने ये लेटर लिख के बता दिया, चाइना चाहे जितना कंट्रोल ले ले, असली सक्सेसर हम खुद तय करेंगे अपने धार्मिक ट्रेडिशन से। दलाई लामा के इस कदम ने तिब्बत के लिए एक नए चैप्टर का सिग्नल दिया है। दलाई लामा की कहानी एक लेसन है कि पावर बिना वायलेंस के भी इम्पैक्टफुल हो सकता है। एक व्यक्ति जो देश से निकाला गया पर दुनिया भर का रिस्पेक्ट जीत लिया। उनकी मुस्कान, उनकी टीचिंग्स और उनका पेशेंस, ये सब हम सबको सीखना चाहिए। उनका मैसेज सिंपल है, काइंडनेस, कंपैशन, पीस। वो कहते हैं माई रिलीजन इज़ काइंडनेस। उन्होंने दुनिया को मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और इमोशनल हेल्थ के इम्पोर्टेंस को समझाया। एक मंक जो स्पिरिचुअलिटी के साथ साइंस को भी अप्रिशिएट करता है, दैट्स यूनिक। तो आपको क्या लगता है दलाई लामा के बाद क्या होगा? क्या चाइना उस ट्रेडिशन को कंट्रोल कर लेगा? कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसे ही और हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और इंस्पिरेशनल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे काइंड।